हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे और इसमें पंचवर्षीय योजनाएं, प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर समितियाँ या विभिन्न जितने भी तथ्य हैं, योजनाएं हो गई, आपका बैंकों की स्थापना या इत्यादि। आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका आनंद लीजिए। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आ जाता है, वानिकी आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है और पशुपालन आ जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, खनन व उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर ये निर्भर होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है ये प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक जो संसाधन हैं इस पे निर्भर रहता है। आइए दूसरा तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो द्वितीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल की तरह जो उपयोग किया जाता है ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड होता है और द्वितीयक क्षेत्र की बात किया जाए तो ये प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल के रूप की तरह प्रयोग किया जाता है ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। इसमें क्या होता है, आपका विनिर्माण होता है, विद्युत होता है, गैस, जलापूर्ति व अन्य जनोपयोगी वस्तुएं, औद्योगिक क्षेत्र भी इसे कहते हैं। ठीक, तो ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है, याद रखिए। अगर बात किया जाए तृतीयक क्षेत्र की तो आइए तृतीयक क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए, इनको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये जनरली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि किनका संबंध किससे है। तृतीयक क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें विभिन्न सेवाएं जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण, संवर्धी सेवाएं, वित्तीय, इसमें अचल संपत्ति तथा व्यवसायिक सेवाएं होती हैं। ठीक, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं। ठीक, तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो कौन देता है, ये इम्पॉर्टेंट है, तृतीयक क्षेत्र। तो इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है आपका। अगला देखिए, अब जीडीपी में जो है किसका योगदान कब रहा, इसको देखिए। 1950-51 के दौरान तृतीयक इसमें प्राथमिक क्षेत्र का 55% योगदान रहा। कितना, 55%। याद रखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान था। द्वितीयक क्षेत्र का 15% था। कितना, 15%, याद रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र की बात किया जाए तो इसका जो है 30% था। ठीक, 30%। अगर 2019 और 20 की बात किया जाए तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा और ये 54% हो गया। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट गया है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20% है और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 26% है। जाहिर सी बात, आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा निराशा जो है किसको हुई है, किसानों का ही होता है। हर चीज़ का मूल्य बढ़ता है लेकिन किसानों की आय दुगनी कितने समय से हो रही है। आइए अन्य देखते हैं। 2021-22 के आंकड़े की बात किया जाए तो तृतीयक क्षेत्र 55% है, प्राथमिक क्षेत्र 18% और द्वितीयक क्षेत्र आपका 27% है। ये याद रखिएगा। अब और कुछ तथ्य हैं, इनको हम देख लेते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। ठीक, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय होता है, ये वास्तविक आय होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। यूएनडीपी की बात किया जाए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है ये, और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। 70 देशों में ये कार्यरत है और गरीबी उन्मूलन पे ये विशेष ध्यान दिया है। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला तथ्य क्या है इसमें, खुशहाली रिपोर्ट की बात किया जाए तो ये 2012 से प्रकाशित हो रही है। कब से, 2012 से प्रकाशित हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसके 6 आधार हैं। इसके कितने आधार हैं, 6 आधार हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध है। ठीक, 2022 में बात कर लिया जाए तो भारत की खुशहाली में 136वें रैंक पे था, लेकिन 2023 में बात किया जाए तो ये कितने रैंक पे है? 125 रैंक पे है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है राजकोषीय नीति तैयार होती है। राजकोषीय नीति तैयार होती है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और एनएसएसओ इसका 2019 में विलय हो गया, और नेशनल सैंपल इसका एनएसएसओ का फुल फॉर्म पूछ देता है, नेशनल सैंपल सोअरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसका हिंदी क्या होगा? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। इसको मिला करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया, और किसके कहने पे? रंगराजन समिति के संकल्पना थी। ये कब की है? 2005 की संकल्पना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला देखते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। यानी किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है, ये याद रखिएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी जिसको कहते हैं। ठीक, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। जो भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। हिंदू वृद्धि दर की बात किया जाए तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। जीडीपी में देखा जाए किसका कितना योगदान है, तो सबसे ज़्यादा सेवा का है, फिर उद्योग का है, फिर आपका कृषि का है। ठीक, गोवा याद रखिए, गोवा प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा है। भारत में गोवा प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक आयोजन की बात किया जाए तो सर्वप्रथम प्रस्ताव जो है इसका 1934 में विश्वेश्वरैया प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया बुक में इन्होंने दिया था, और ये 10 वर्षीय कार्यक्रम इन्होंने पेश किया था इसके द्वारा। ठीक, 1938 की बात किया जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। इसका जो है तो ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक, 1938 में। 1944 की बात किया जाए तो बम्बई के 8 उद्योगपति बॉम्बे प्लान इन लोगों के द्वारा लाया गया। ये 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी, और इसके सूत्रधार कौन थे? सर आदेसर दलाल जी थे। ठीक, दलाल जी इनको याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए यहाँ पे 1944 में ही नियोजन एवं विकास विभाग जो है नया विभाग बना है। ठीक, इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। गांधीवादी योजना ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, 1944 में आई। ठीक, 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना बनाई जिसको पीपुल प्लान कहा जाता है। ठीक, तो इसका जनरली सन पूछ देता है। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। कौन सी योजना? सर्वोदय योजना प्रकाशित की। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका 1947 में, यानी भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। ठीक, बाद में 15 मार्च 1950 को, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक, अब योजना आयोग से रिलेटेड क्या फैक्ट है? ये गैर परामर्शदात्री व गैर सांविधानिक निकाय है। ठीक, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, अब पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, और आखिरी कौन थे? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। ठीक, और पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। और इसके उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे,
और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसकी जगह पे क्या आया, नीति आयोग आया, जो कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। अब इससे संबंधित क्या तथ्य हैं देखते हैं। 1951 से 56 तक ये रही और हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। ठीक, और कृषि प्राथमिकता इसमें थी। चूंकि भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय खाने की समस्या देश में सबसे जटिल समस्या थी, इसीलिए ये हुआ कि पहले कृषि को प्राथमिकता दिया जाए ताकि कम से कम खाने को तो मिले अच्छे से। परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रीय आय जो है 18% बढ़ी और प्रति व्यक्ति आय 11% बढ़ी। ठीक, और सिंचाई से संबंधित क्या क्या योजनाएं बनी, तो चूंकि जाहिर सी बात है कृषि पे बल दिया गया तो उसके लिए सिंचाई की ज़रूरत है, और सिंचाई के लिए जो परियोजना बनी ये भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना व दामोदर नदी परियोजना, इनका निर्माण हुआ पहली पंचवर्षीय योजना में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ, कब हुआ, ये 1952 में। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय परियोजना से संबंधित। द्वितीय पंचवर्षीय परियोजना ये 1956 से 61 के बीच में थी और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी। किसके, पीसी महालनोबिस। उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक, उद्योगों को बढ़ावा देना और संचार पर जो है 28% इसमें वृद्धि हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और क्या क्या कारखाने बने ये देख लीजिए। दुर्गापुर जो कि पश्चिमी बंगाल था, ये यूके के सहयोग से बना, यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, ब्रिटेन के। ठीक, भिलाई की बात किया जाए तो ये छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से हुआ। राउरकेला की बात किया जाए तो ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से बना। तो इसको याद रखिए, ये पहली पंचवर्षीय योजना में बने। ये तीनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने, याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के मध्य थी और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था, और कृषि तथा उद्योग पे इसमें बल दिया गया। 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो जो कि झारखंड में है, बोकारो आयरन स्टील प्लांट की स्थापना की गई। तो ये याद रखिएगा, बोकारो आयरन स्टील प्लांट की स्थापना ये 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। इस पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या था, भारत और चीन का युद्ध 1962 में जो युद्ध हुआ था ये इसका मुख्य कारण था, और हरित क्रांति का जन्म यहीं से हुआ, जन्म की बात हुई है। ठीक, योजना अवकाश की बात किया जाए, आइए इसको ऊपर कर लेते हैं। योजना अवकाश की बात किया जाए तो ये देखिए आपकी जो है 1966 से 69 के बीच में रही, 3 वार्षिक योजनाएं इसमें शुरू हुई। ठीक, और योजना अवकाश की बात किया जाए तो पहली आपकी 1966 से 69 के बीच में थी, दूसरी 1978 से 80 के बीच में, इसको रोलिंग प्लान कहा गया, और तीसरी आपका 1990 से 92 के बीच में। तो ये जनरली पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 1969 से 74 के बीच में रही और डी आर गाडगिल मॉडल पे ये थी, और इसका क्या उद्देश्य था, अस्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ठीक, इसी में जो है ऑपरेशन फ्लड इसी काल में प्रारंभ हुआ जिसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध से संबंधित है, इसको श्वेत क्रांति कहा गया। ठीक, अगला देखते हैं इसकी विफलता का कारण क्या था। मौसम सबसे प्रमुख कारण था, और बांग्लादेशी शरणार्थी। आपको याद होगा 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, जिससे काफ़ी शरणार्थी भारत में आए, और इससे जो है काफ़ी जो दबाव बढ़ गया, यानी जननांकिकी का काफ़ी दबाव बढ़ गया, और इसी ये विफलता का प्रमुख कारण था। और इसी समय देखिए 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ था, 1969 में हुआ था, और इसमें 14 बैंक का, कितने, 14 बैंकों का। अगर 1980 की बात किया जाए तो इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ,
तो ये याद रखिए, ये कई बार पूछता है। और सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू हुआ। इसी समय सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू हुआ, क्योंकि मौसम जो है, मौसम के कारण ये योजना विफल रही थी। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो ये 1974 से 78 तक चली थी। ये पूर्ण रूप से 5 वर्ष नहीं चली थी ये परियोजना, तो इसको याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए गए। 1975 में ये पूछ देता है। पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ डीपी धर के द्वारा, और मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी, इसको खारिज कर दिया गया। फिर आगे और तथ्य देखते हैं। अनवरत योजना इन्होंने चलाया, जिसको क्या कहा गया, रोलिंग प्लान। 1978 से 80 के बीच में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के द्वारा और जो है ये शुरू हुआ। प्रतिपादक इसके गुन्नार मिर्डल मॉडल, ठीक, प्रतिपादक थे। और श्रेय या योगदान की बात किया जाए तो डीटी लकड़वाला और जनता पार्टी सरकार का जो है इसमें योगदान था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 1980 से 85 के बीच में चली थी। और गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि इसका लक्ष्य था। और ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसी समय शुरू हुए। और जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन शुरू हुआ, ठीक, क्योंकि 1971 से 80 के दौरान जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, तो इसलिए उसके दबाव को कम करने के लिए ये योजना में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक। एग्जिम बैंक की स्थापना भी इसी में की गई 1982 में ही, ठीक, ये 82 में। अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। तो ये जो है आपका 1985 से 90 के बीच में हुई और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। नारा था भोजन, काम और उत्पादन। निजी क्षेत्र को वरीयता दिया गया और जवाहर रोजगार योजना इसी के समय प्रारंभ की गई। तो इससे संबंधित ये तथ्य हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं उन्हीं को हम यहाँ पे शामिल किए हैं। अब वार्षिक योजनाएं चली थी कब, 1990 से 92 के बीच में, ठीक। कारण आर्थिक अस्थिरता थी और भारत विदेशी मुद्रा भंडार के संकट में था, ठीक, इसलिए जो है ये वार्षिक योजनाएं चली थी। और प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव के नेतृत्व में इस समस्या से निपटने हेतु एलपीजी की शुरुआत हुई, ठीक। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। यानी इस समय भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पे खोल दिया गया, ठीक, ताकि विदेशी निवेश भी इसमें बढ़े और जो हमारी आर्थिक समस्या है इससे निजात मिले। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में चली और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी मार्च 1993 में किया गया, ठीक। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। तो याद रखिए, भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का 1 जनवरी 1995 को इसका सदस्य बना। तो ये तथ्य देख लीजिए। अब आइए नवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में थी और इसका क्या था उद्देश्य, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ठीक। असफलता का कारण था आर्थिक मंदी। विश्व में जो आर्थिक मंदी थी ये इसका प्रमुख कारण था। प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। गरीबी को पूर्ण उन्मूलन इसका लक्ष्य था। गरीबी का पूर्ण उन्मूलन इसका प्रमुख लक्ष्य था। अब आइए देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के मध्य थी और 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी इसका लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए 2007 से 12 तक थी और इसमें तीव्रतम समावेशी विकास जो है अनिवार्य इसमें शुरू किया, ये लक्ष्य रखा गया और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया। और इसी के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
ये प्रस्तुत किया गया, 2010 में ये लागू हुआ। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2009 तक इसकी रूपरेखा जो है सी रंगराजन ने तैयार की थी। ठीक, 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो ये 2012 से 17 तक थी और तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास इसका लक्ष्य था। इसके बाद इसको समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई जो 1 जनवरी 2015 को हुई और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था इसका नाम था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, पहले अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी थे और पहले सीईओ की बात किया जाए, पहले सीईओ कौन थे, आइए देखते हैं। पहले सीईओ की बात किया जाए तो सिंधु श्री हुल्लर थे और वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। और फर्स्ट उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ठीक, अगर बात किया जाए, आइए आगे देखते हैं। अगर बात किया जाए कि पहली आर्थिक गणना, जनरली क्वेश्चन पूछ देता है, पहली आर्थिक गणना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी, वर्तमान में 7वीं चल रही है। फिर 1980 में हुई, 1990 में, 2005 में, 2014 में और 2019 में ये शुरू हुई। अब आइए देखते हैं लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। ठीक, ये लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक को देखते हैं तो ये क्या है, ये जनरली क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, जैसे लॉरेंज वक्र की बात किया जाए तो जैसे ये कोई एक सीधी रेखा है। ठीक, ये यहाँ से कोई सीधी रेखा है और यहाँ पे ये कोई कर्व रेखा है, तो ये लॉरेंज वक्र है। ये जितना इसके, यानी यहाँ देखिए लॉरेंज वक्र जितना समता रेखा, ये इसको समता रेखा कहते हैं, जो बीच वाली रेखा है इसको समता रेखा कहते हैं। तो ऐसे कूट बना कर देता है कि लॉरेंज वक्र जितनी समता रेखा के पास होगी उतनी आय विषमता जो है आपका कम होगा, इसको याद रखिए। और ये बीच का क्षेत्र है, ये गिनी गुणांक यानी आय वितरण की विषमता को जो की माप को जो है ये प्रचलित विधि है। ठीक, आय विषमता की, आय वितरण की विषमता की माप का ये प्रचलित विधि है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है, गरीबी निर्धारण। गरीबी निर्धारण से संबंधित दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक, ये पुस्तक में इनके द्वारा रचित है और 20 रुपये इन्होंने वार्षिक दिया था। ठीक, वाई के अलग समिति ये 1979 में आई थी और शहरी जो है 2100 कैलोरी, ग्रामीण जो है 2400 कैलोरी इन्होंने निर्धारित किया था। लकड़वाला समिति, ये गरीबी से संबंधित ये सभी समितियां हैं, ये 1989 में गठित हुई और रिपोर्ट 1993 में दी थी। ठीक, सुरेश तेंदुलकर समिति ये 2004 में और योजना आयोग द्वारा ये गठित की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सी रंगराजन समिति। ठीक, सी रंगराजन समिति ये ग्रामीण क्षेत्र में 972 और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति मंथ इन्होंने निर्धारित किया था। अन्नपूर्णा योजना की बात किया जाए तो 20 अक्टूबर ये 2000 को गाजियाबाद के सिथोड़ा से शुरू हुई। ठीक, काम के बदले अनाज ये 1977-78 में शुरू हुई। अंत्योदय योजना की बात किया जाए ये भी 1977-78 में, और ट्राइसेम की बात किया जाए तो 1979 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे संबंधित और क्या तथ्य हैं। अब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसको नरेगा कहते हैं, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई। ठीक, आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को ये मनरेगा बन गया। इस नीति के निर्माता किसे कहा जाता है तो जेया द्रेंज को कहा जाता है। ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध किया जाता है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये 9 मई 2015 को शुरू हुई। अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 को ये भी शुरू हुई। तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों 9 मई 2015 को शुरू हुए। एनएचएम की बात किया जाए, अटल पेंशन योजना तो बता दिए हैं। ठीक, एनआरएचएम की बात किया जाए तो 12 अप्रैल 2005 से शुरू हुई और एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन ये 2013 को शुरू हुआ था। अब आइए जो है
कुछ और देख लेते हैं तथ्य क्या है इससे रिलेटेड। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, अगर बात किया जाए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सरकारी और निजी सह अस्तित्व से है। ठीक, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI जिसको कहा जाता है, किस अर्थशास्त्री की देन है, तो महबूब उल हक का है। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। HDI का आधार क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर होता है। 3 आधार होते हैं, याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ देता है। और राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश है। प्रथम राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। आगे आइए देखते हैं और क्या है। अब देखिए कुछ समितियां हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा से है। किससे, हथकरघा से। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है। नायक समिति लघु उद्योग, रेखा समिति ये अप्रत्यक्ष कर, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार संरचना, सुंदर राजन समिति ये पेट्रोलियम से, इसका स्क्रीनशॉट इन सब का ले लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। सरकरिया समिति ये केंद्र राज्य संबंध से है। चिलैया समिति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक, आगे और देख लेते हैं। अब यहाँ पे रंगराजन समिति, चंद्रशेखर आबिद हुसैन समिति ये उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। चंद्रशेखरन समिति ये शेयर से संबंधित है। और रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन के घाटे को नियंत्रण में रखने हेतु उपाय से संबंधित है। ठीक, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति ये 1994 में जनसंख्या नीति से संबंधित है। वांगचू समिति ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अब यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हैं, इनको देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ। काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये भी 1977-78 में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम ये 1977-78 में। ट्राइसेम 1979 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में शुरू हुआ। और ड्रवका ये 1982 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई। नेहरू रोजगार योजना ये भी 1989 में शुरू हुई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1997 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में। इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2001 में। अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू हुई। जनश्री बीमा योजना 2001 में। अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में। आश्रय बीमा योजना ये 2001-2002 में। जेपी गारंटी योजना ये आपका 2002-03 में। तो ये इसमें जो प्रमुख है उनको बस देखिएगा। आगे इसमें देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। रोजगार आश्वासन योजना ये 93 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ये 2006 में। तो ये संबंधित कुछ हैं, इसको देख लीजिएगा तथ्य। आगे देखते हैं प्रमुख वित्तीय संस्थाएं। देखिए आरबीआई की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 1934 के अधिनियम के तहत। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना जनवरी 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, ये 12 जुलाई को। ठीक, नाबार्ड यानी भारत औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च 1985 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय इसका लखनऊ में है और ये अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। आयात निर्यात बैंक जिसको एग्जिम बैंक कहा जाता है, ये 1 जनवरी 1982 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक ये जुलाई 1988 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में। कभी कभी इनका मिलान करने के लिए पूछ देता है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट अगला क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब कुछ प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है। तो ये केंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष कर क्या होता है, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, उपहार कर, आस्ति कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर और प्रतिभूत व्यवहार कर, ये सब आते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, होटल आपका प्रत्यक्ष कर में आता है, यानी होटल से प्राप्तियों पर कर जो होता है ये प्रत्यक्ष कर में आता है। भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर होता है। कृषि आय पर कर ये भी प्रत्यक्ष कर होता है। व्यवसाय कर ये भी प्रत्यक्ष होता है। गैर सरकारी अचल संपत्तियों पर कर ये भी आपका प्रत्यक्ष होता है। रोजगार पर कर और पथ पर जो कर लगाया जाता है ये आपका प्रत्यक्ष कर में आता है। ये राज्य सरकार के हैं और ये केंद्र सरकार के हैं, जिनमें इनको देख लीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर की बात किया जाए तो अप्रत्यक्ष कर में आपका केंद्र सरकार के द्वारा सीमा शुल्क, आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला जो कर होता है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर होता है। केंद्रीय बिक्री कर ये भी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर होता है केंद्र के द्वारा। और सेवा कर ये 1994-95 से ये लगा है, ये भी अप्रत्यक्ष कर होता है। और राज्य सरकार के द्वारा देख लिया जाए तो बिक्री कर या व्यापार कर ये अप्रत्यक्ष कर होता है राज्य सरकार के द्वारा। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क जो होता है, जो हम स्टाम्प लेते हैं पंजीयन शुल्क देते हैं, तो ये आपका राज्य का अप्रत्यक्ष कर है। राज्य उत्पाद शुल्क ये भी राज्य का अप्रत्यक्ष कर है। वाहनों पे जो कर लगता है ये भी राज्य का अप्रत्यक्ष कर है। विज्ञापन पर कर जो है ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, प्रवेश कर ये राज्य द्वारा जो है अप्रत्यक्ष कर है। शिक्षा उपकर ये भी राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष कर है। सट्टेबाजी पर कर ये भी राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष कर है। डीजल और पेट्रोलियम के बिक्री पर जो लगता है ये भी अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा, अगर वैट की बात किया जाए तो आपका ये मूल्यवर्धित कर जिसको कहते हैं, सबसे पहला राज्य जो है इसको कर को लगाने वाला हरियाणा था। ठीक, हरियाणा था। अगर अंतिम राज्य की बात किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वैट लगाने वाला, लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था। पहला तो आपका हरियाणा है, लेकिन अंतिम राज्य आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, इससे संबंधित जो क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम लाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।